Okay, welcome back to class Zaid and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, an exam point of view, that is law of mass action. Very important long question आता है एग्जाम में, law of mass action. बेटा सबसे पहले इस लॉ को (1869) में two scientists, one is Goldberg and second is Peter Weig, ने मिलके इनको पेश किया था। और बेटा इस लॉ का बुनियादी जो मकसद था वो ये था that how we calculate, how we determine the equilibrium constant which is represented by Kc। उसको मैंने बाद में डिफाइन भी करना है, ठीक है। सबसे पहले डिराइव करते हैं फिर उसके बाद डिफाइन कर लेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे मालूम करेंगे। मैंने आप लोगों को इतना ज़रूर बताया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट होता है दे आर डिमेंस कांस्टेंट, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जो बाद में हमने डिफाइन करना है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc। मतलब इस कांस्टेंट को हम कैसे मालूम करेंगे, ये इस लॉ का बुनियादी मकसद है। और सबसे पहले इस लॉ को 1869 में गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग ने मिलके पेश किया था। एंड हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, ज़रा डिफिनीशन देखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी डिफाइन द रेट एट विच substances react together is directly proportional to atomasses। ये बेटा इसका पूरा डिफिनीशन अभी नहीं है, ये इसका एक पार्ट है, इसके अलावा और भी है। चलो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन बाद में मैं पार्ट टू पार्ट इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले इस पहले पार्ट को, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एंड द रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to जरा एंक इसमें डाल दें, to product of atomasses of reacting substances। ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो दोबारा देखें। द रेट एट विच सब्सटेंसेस react together is directly proportional to the atomasses।
इसका क्या मतलब है? लेकिन the rate at which substance react together is directly proportional to the atom mass. इससे पहले मैं ज़रा एटम मास बताऊं आप लोगों को कि जी एटम मास क्या होता है, फिर बताता हूं कि जी इससे मुराद क्या है। एटम मास मीन्स the mass of substance used during chemical reaction as known as एक्टो मास। बेटा एक्टो मास का मतलब है कि वो मास ऑफ द रिएक्टेंट वो मास ऑफ द सब्सटेंस जो रिएक्शन में यूज़ हो जाता है, जो रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है। बेटा ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ अगर आपके पास एक रिएक्शन में 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट है और आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 का 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट ही करे। हो सकता है उस 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट में 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर दे, बकाया 80 ग्राम जो है वो रिएक्ट ना करे। या 100 में हो सकता है 40 ग्राम रिएक्ट कर दे, 50 ग्राम रिएक्ट कर दे, 60 ग्राम रिएक्ट कर दे। हो सकता है 100 में 100 रिएक्ट कर दे, लेकिन बहुत कम। तो बेटा एक्चुअल एक्टो मास से मुराद कौन सा मास है? वो मास है जो रिएक्टेंट में यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन सपोज कर दे कि A प्लस B रिएक्ट टुगेदर एंड दे मेक अ प्रोडक्ट। अब इसमें A और B दोनों रिएक्टेंट है। सपोज द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियली हमने जो रिएक्टेंट लिया है A एंड B, सपोज A लिया है 100 ग्राम और B लिया है सपोज वो भी 100 ग्राम। दोनों हमने 100 ग्राम ले लिया है। दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ द फाइनल concentration, the A is 50 gram and the B is suppose 40 gram. A is 50 and B, मतलब 100 ग्राम में जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, रिएक्शन के बाद A रह गया 50 ग्राम, B रह गया 40 ग्राम। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब A 100 में से 50 रह गया, तो इसका मतलब है कि A जो है वो 50 ग्राम यूज़ हुआ और B जब 40 रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो 60 ग्राम यूज़ हुआ। सो टोटल कितना यूज़ हुआ? 50 प्लस 60 दैट इज़ 110 ग्राम। मतलब 100 ग्राम में से दैट इज़ 200 ग्राम, 110 ग्राम दोनों का यूज़ हुआ। सो 110 ग्राम इज़ एक्टो मास। ये तो बेटा टोटल कंसंट्रेशन था, ये टोटल कंसंट्रेशन है, टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट को एक्टो मास नहीं कहते। टोटल अमाउंट में जितना अमाउंट रिएक्शन में यूज़ होता है उसको एक्टो मास कहा जाता है। सपोज टोटल अमाउंट में से यूज्ड अमाउंट 110 ग्राम हुआ, सो द 110 ग्राम इज एक्टो मास। अब इन दो रिएक्शन में से किसका अमाउंट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ? देखिए 100 ग्राम में से 40 ग्राम बच गया, इसका मतलब है कि B 60 ग्राम यूज़ हुआ, A 50 ग्राम यूज़ हुआ। तो जितना जो रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ होता है
उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ज़्यादा होता है। रेट का मतलब आपको पता ही है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा यूज़ हुआ है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और जिसका अमाउंट कम यूज़ हुआ है उसका स्पीड कम होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा एक्टोमास सीखी कि जी एक्टोमास क्या है। एक्टोमास से मुराद वो मास है जो मास ऑफ द सब्सटेंस रिएक्शन में यूज़ हो जाए, जो मास ऑफ द रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाए, जो मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा ले ले, वो एक्टोमास कहलाता है, जो यूज़ हो जाए। सपोज क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, लेकिन उसमें जो लेक्चर तवज्जो से सुनते हैं, जो एक्टो है सपोज वो 80 है। सो व्हाट इज़ द एक्टोमास? दैट इज़ 80। आप कहेंगे सर बच्चे तो 100 बैठे हैं तो आप एक्टोमास 80 क्यों कहते हैं? अब 100 में 20 तो इन्वॉल्व ही नहीं है, लेक्चर में यूज़ ही नहीं होता, तो इसका मतलब है कि 100 में 20 जब यूज़ नहीं होता तो बकाया 80 यूज़ होता है। सो 80 इज़ द एक्टोमास, 100 इज़ नॉट एक्टोमास। 100 इज़ द टोटल अमाउंट एंड एक्टोमास इज़ नॉट अ टोटल अमाउंट। टोटल में जितना यूज़ होता है, जो इतना हिस्सा लेता है, वो एक्टोमास कहलाता है। तो बेटा हमारा जो रिएक्शन का जो स्पीड है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि वो टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि टोटल में एक्टो कितना है। हाँ, जितना एक्टो ज़्यादा होगा उतना उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जितना एक्टो कम होगा उतना उसका स्पीड भी कम होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टोमास। मतलब सपोज दो रिएक्शन है, एक का एक्टोमास ज़्यादा है, दूसरी का एक्टोमास कम है, तो याद रखिए जिसका एक्टोमास ज़्यादा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और मतलब ज़्यादा स्पीड से जाएगा। लेकिन जिस रिएक्शन का एक्टोमास कम है वो रिएक्शन होगा लेकिन कम स्पीड से होगा, कम रेट से होगा। सो इसलिए कहता है कि द स्पीड, रेट का मतलब स्पीड भी ले सकते हैं, द स्पीड और रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टोमास। आगे क्या कहता है? सेकेंड पोर्शन ऑफ द डिफिनेशन आगे कहता है कि जो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टोमासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। बेटा यहाँ जो प्रोडक्ट लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इस प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ये जो सेकंड पोर्शन है ये तब ही आपको समझ आएगा जब मैं आपको आगे लॉ ऑफ मास एक्शन ज़रा मूव करता हूँ फॉरवर्डली, तो फिर आपको ये सेकंड पोर्शन समझ आ जाएगा। लेकिन जो इसका पहला पोर्शन है वो ज़रा सीखे कि जी उस रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा, उस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा जिस रिएक्शन का एक्टोमास ज़्यादा हो। और एक्टोमास वो मास है जो मास रिएक्शन में यूज्ड होता है। टोटल मास इज नॉट अ एक्टोमास, टोटल में जितना यूज होता है दैट इज एक्टोमास। बात समझ आ रही है ना? अब मैं ज़रा मिटा रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड डिफिनीशन का जो पोर्शन है ये तब ही समझ आएगा जब आगे मैं आपको डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कराऊँ, तब आपको ये सेकंड पोर्शन समझ आएगा। लेकिन अपने पास नोट कर दे, सेकंड पोर्शन पे मैं आऊँगा लेकिन डेरिवेशंस में। लेकिन एक्टोमास इज ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बता देता हूँ कि जो एक्टोमास है, एक्टोमास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट से। एक्टोमास को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इससे टोटल कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन भी रिप्रेजेंट होता है और इसी से एक्टोमास भी रिप्रेजेंट होता है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ आ रही है ना? ओके तो सबसे पहले इस लॉ को 1869 में गोल्ड
बार्क एंड पीटरवेक ने मिलकर पेश किया था। और इस लॉ के मुताबिक जो रिएक्शन का स्पीड होता है वो एक्टोमास पे डिपेंड करता है। जितना एक्टोमास ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना उसका रेट स्पीड भी ज़्यादा होगा, और जितना एक्टोमास कम होगा उतना उसका स्पीड भी रेट भी कम होगा। दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। मीन्स rate of reaction is directly proportional to ectomass। या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, यह रिएक्शन है, is directly proportional to the square bracket which is ectomass। अब इसका डेरिवेशन देखें, समझ तो आया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन का बुनियादी मकसद है कि उस रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा, उस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा जिसका एक्टोमास ज़्यादा हो, और जिसका एक्टोमास कम हो उसका स्पीड कम होगा। डेरिवेशन, मैं सपोज करता हूँ एक जर्नल रिएक्शंस को A प्लस B goes to C plus D, A plus B is reactant and C plus D is product। लेकिन ये तो अब सबको पता होगा कि मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के बताए थे, एक जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है और दूसरा जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आता है। वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दैट इज फॉरवर्ड, और वो रिएक्शन जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ दैट इज बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह का होगा, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, दूसरा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। नाउ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एट डिपेंड अपॉन द एक्टोमास। जितना एक्टोमास ज़्यादा होगा उतना उसका रेट स्पीड भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब रेट ऑफ रिएक्शन तो दो है, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड है, एक रेट ऑफ बैकवर्ड है। तो एक डिपेंड करेगा एक्टोमास ऑफ रिएक्टेंट पे, दूसरा डिपेंड करेगा एक्टोमास ऑफ प्रोडक्ट पे। सो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तब ही ज़्यादा होगा अगर हमारे पास एक्टोमासेस ज़्यादा हो। लेकिन एक्टोमासेस ज़्यादा किसके हो? सो सारी बात है, जब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाना है तो एक्टोमासेस हमें ज़्यादा हो रिएक्टेंट्स के, दैट इज़ ए एंड बी। ये बेटा ज़रा सेकंड पोर्शन ले लें। पहला पोर्शन क्या था कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टोमास के साथ। ये ज़रा देखिए कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एक्टोमासेस के साथ। सेकंड पोर्शन क्या था? सेकंड पोर्शन ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ख्वाह वो रेट ऑफ फॉरवर्ड हो या रेट ऑफ बैकवर्ड हो, दोनों आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। टू दी प्रोडक्ट लफ्ज़ लिखे था ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो ये देखिए बेटा, इन दोनों के बीच जो है प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टोमासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हमारे ए बी भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हमारे सी डी भी हो सकते हैं। फिर आप ये पूछेंगे कि नहीं सर सी डी की कैसे हो सकते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, वो तो बन रहा है। देखिए ना बेटा, दो तरह की रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है, सेकंड रिवर्स है। फॉरवर्ड में तो ठीक है ये बन रहा है, लेकिन रिवर्स में इसी ने ही रिएक्ट करके ए बी को बनाना है, दैट इज रिएक्टेंट। फॉरवर्ड में इसने बनना है लेकिन बैकवर्ड में इसने ही रिएक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी भी रिएक्ट कर रहे हैं और सी डी भी रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट बनेगा।
जो सेकंड पोर्शन जरा देखिए डिफिनेशंस का, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मासेस के दरमियान जो प्रोडक्ट है ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। रिएक्टेंट स्पीसीज हमारा रिएक्टेंट ए बी भी हो सकता है और रिएक्टेंट स्पीसीज हमारे प्रोडक्ट सी डी भी हो सकता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। या रिएक्टेंट सब्सटेंसेस आप ए बी भी डाल सकते हैं या रिएक्टेंट सब्सटेंसेस आप सी डी भी डाल सकते हैं। दैट इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द लॉ ऑफ मास सेक्शन। बात समझ आ रही है ना सबको? तो इनके बीच प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, आप लिखिए या ना लिखिए, दैट इज प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्टिव मासेस के दरमियान जो प्रोडक्ट है ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, दैट इज सी एंड डी। अब इन प्रोपोर्शनलिटी को और इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो सारी बात है हमने क्या डालना है, कांस्टेंट डालना है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to constant, that is Kf, and to A and B, and rate of reverse or backward reaction is equal to Kb or Kr and to C and D। बात समझ आ रही है ना? ये एक जनरल रिएक्शन मैंने सपोज किया है, ये इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कांस्टेंट और ये इसका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और इसका कांस्टेंट। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ही जा रहा हूं। उसका सेकंड पोर्शन क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। मैंने भी वही कहा, प्रोडक्ट टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, जो रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट हमारा रिएक्टेंट भी हो सकता है, रिएक्ट हमारा प्रोडक्ट भी हो सकता है। सो दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ एट इक्विलिब्रियम मुझे कौन बताएगा कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है? वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यू नो, इक्विलिब्रियम में मुझे कौन बताएगा इक्विलिब्रियम क्या है? जी जी, इक्विलिब्रियम का मतलब है द पॉइंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड, ये दोनों इक्वल होते हैं। सो मैं लिख सकता हूं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू rate of backward reaction. And what is rate of forward reaction? That is equal to Kf and to A and B, that is equal to what is rate of reverse, that is Kb, and to C and D. अब ऐसा कर ले कि दोनों साइड पे Kb and concentration of reactant पे डिवाइड कर ले। सो मैं लिख सकता हूं Kf divided by Kb, that is equal to the concentration of C and D divided by the concentration of A and B। मैंने क्या किया, दोनों साइड को Kb and concentration of A and B पर डिवाइड करके हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो यही आ रहा है। बेटा ये जो दो कांस्टेंट है, फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड कांस्टेंट, इन दो कांस्टेंट का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू वन ऑफ अनदर कांस्टेंट विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज Kc। सो मैं लिख सकता हूं कि Kc दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D and the concentration of A and B. What is C and D? Question is that what is C and D and what is A and B? इस चीज को मैं जरा मिटा रहा हूं।
इधर लिखता हूं कि C is equal to the concentration of C D product and A and B product. C and D is the product and A and B is the reactant. So actual what is Kc, that is equilibrium constant, that is the ratio between the concentration of the product and the concentration of reactant. तो मैंने आप लोगों को जो पहले कहा था कि पीटरवेग और गोल्डबर्ग का मेन मकसद जो था कि हम Kc को कैसे मालूम करेंगे, that is equilibrium constant, वो हम करेंगे by product concentration divided by reactant concentration से. So वो इन्होंने निकाल ही दिया. So very important law, exam point of view, that is law of mass action. So once again we repeat, what is law of mass action? जरा definition देखिए. जो पहला portion है definition का कि the rate at which substances react is directly proportional to the atom mass. मतलब उस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा जिस रिएक्शन का जो एक्टिव मास है वो ज्यादा हो, और उसका स्पीड कम होगा जिसका एक्टिव मास कम हो. और सेकंड पोर्शन जो डिफिनीशन है वो भी यही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस. ये देखिए बेटा, प्रोडक्ट है और ये एक्टिव मास है, और ये इनके बीच जो रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारा रिएक्टेंट भी हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट भी हो सकता है. सो दैट इज आल्सो लॉ ऑफ मास एक्शन. सो कैसे हम डिराइव करेंगे? सपोज एक जर्नल रिएक्शन ले ले जिसमें कोई नंबर ऑफ मोल्स कोएफिशिएंट में नहीं है. नेक्स्ट भी एक बताऊंगा इक्वेशन जहां नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लेकिन फिलहाल सैंपल रिएक्शन है जहां कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है. ए प्लस बी रिएक्ट सी प्लस डी. यहाँ दो तरह की रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है दूसरा बैकवर्ड है. फॉरवर्ड में रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनता है और बैकवर्ड में प्रोडक्ट मिल के रिएक्टेंट बनता है. तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कब ज्यादा होगा? जब इन दोनों का एक्टिव मास ज्यादा हो, और रेट ऑफ बैकवर्ड तब ज्यादा होगा जब इन दोनों का एक्टिव मास ज्यादा हो. दोनों की प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो दोनों के लिए हमने कांस्टेंट डाला, दैट इज Kf एंड Kb. और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको पता ही है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है. सो दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड and that is rate of backward. So put in here, अब K, B और A भी concentration पे दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आया वो यही आया. यही दो कांस्टेंट का रेशियो, एक अनदर कांस्टेंट है दैट इज Kc. So Kc is equal to that which is product concentration and reactant concentration. So how law of mass action के through you can find equilibrium constant which is represented by Kc. बात समझ आ रही है ना सबको? अब सपोज बेटा अगर रिएक्शन मैं जरा कंप्लेक्स कर दूं, कंप्लेक्स का मेरा मतलब है कि सपोज अब नंबर ऑफ मोल्स भी साथ मौजूद है, A प्लस बी अगेन गोज टू C प्लस डी, लेकिन इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स भी है कोएफिशिएंट में A, B एंड दैट इज C एंड D. अब नंबर ऑफ मोल्स भी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, लेकिन साथ नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है. अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स पे अब क्या करना होगा? तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के साथ, दैट इज रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सब्सटेंसेस दोनों हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकता है, कि अगर रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के साथ नंबर ऑफ मोल्स हो, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि उसके मोल्स जो कोएफिशिएंट में है रेस टू द पावर, उसको जस्ट पावर में रेस करना है बस. सो मैं लिख सकता हूं इसका Kc you know that is equal to what? Product concentration divided by reactant concentration. So that is C and D, that is product concentration, and that is A and B, that is a reactant concentration. And what about the coefficient, that is number of moles, just raised to the power? What is the coefficient number of moles of the C? That is C. And what is the number of moles of the D? That is small d. And what is the number of moles of A? That is small a. And what is the number of moles of the B? That is small b.
तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको रेस करना है जस्ट कोएफिशिएंट में बस। दो तरह की रिएक्शंस के लिए मैंने डेरिवेशन कर दी। हाँ, अगर सपोज ऐसे रिएक्शन के लिए डेरिवेशन आ जाए तो सेम यही डेरिवेशन है, लेकिन सिर्फ ये करना है कि इसके जो मोल्स लिखे हैं उसको पावर में रेस करना है। हाँ, अगर रिएक्शन सिंपल है लाइक दैट तो फिर तो यही डेरिवेशन आपने करना है। हाँ, अगर रिएक्शन ये वाला है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स है, फिर आपने क्या करना है, ए बी के साथ पावर लिखना है ए बी, सी डी के साथ भी आपने पावर लिखना है, दैट इज सी डी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ए बी सी डी है। तो मतलब सिर्फ इनके साथ प्रोडक्ट में पावर में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, बाकी सेम यही डेरिवेशन इसी तरह का होगा। तो जो डेरिवेशन फॉर अ सिंपल रिएक्शन है वही फॉर कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन सिंपल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते तो हम नहीं लिखते, लेकिन कॉम्प्लेक्स में होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो उस नंबर ऑफ मोल्स पे आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड पीटरवेग उसको रेस टू द पावर करना है, उसको पावर में लिखना है बस। सो दैट इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। जरा स्क्रीनशॉट ले ले डेरिवेशन से, मैं मिटा रहा हूं। अब आगे एक रिएक्शन सपोज करता हूं आपको, फिर उस रिएक्शन का आपने किस तरह मालूम करना है कि जी इसका केसी क्या होगा। हो गया? ओके। अब फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इज N2 plus 3H2 combine together and they produce 2NH3. So the question, what are the Kc of this reaction? So Kc means product concentration divided by reactant concentration. Now the product of the above reaction is what? NH3, and what about the number of moles raised to the power? So इसके number of moles 2 है, so raised to the power 2, and the reactant is 2. One is N2 concentration and other is H2 concentration. But what about the coefficient? That is number of moles, so raised to the power, so here 3. So the Kc of this reaction is equal to ammonium concentration power 2 and divided by N2 and H2. So that is the Kc of this above reaction. Now what will be the Kc of another reaction, that is PCl5 goes to PCl3 plus Cl2. So what will be the Kc of this reaction? The Kc will be equal to, the product is PCl3 and Cl2 and the reaction is PCl5. So the Kc of this reaction is. So that is all about important topic of chemistry that is known as law of mass action. बट जितना हो सके इस लेक्चर्स को शेयर करते जाए, कमेंट्स करते जाए, और साथ जरूर जो है जाहिद केमिस्ट CCC, ये मेरा अपना YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी जितनी भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स है सिस्क तालागंग चैनल पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ और भी लेक्चर्स होते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर्स चाहिए तो मैं साथ साथ ये सारे लेक्चर के जाहिद केमिस्ट CCC चैनल पे भी अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि मज़ीद हम इसी तरह लेक्चर जो है इसमें अपलोड करते जाए। थैंक यू वेरी मच।